हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में बेसिक अकाउंट्स और बेसिक अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में हमने पहला देखा था जिसका नाम था एसेट। एसेट का मतलब हमने डिटेल में समझा था और एसेट्स का मतलब हमको इजीली समझ में आ गया था। आई होप कि आपने सेल्फ नोट भी बना लिए हैं और अच्छी तरह से आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया है। और यहां तक हमारा जितना भी कोर्स हुआ है, यानी कि जितने 3 चैप्टर्स के अंदर हमने कवर किया हुआ है, यहां तक आपके सभी कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आज बढ़ते हैं सर, आगे मूव करते हैं। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में आपके जो 4 पिलर्स है जिसको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेल्फ नोट आप जरूर बनाइएगा और इस लेक्चर को एंड तक आराम से देखिएगा, बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के देखिएगा और एक एक वर्ड्स को, एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। सेकंड सर हमारा जो पिलर्स है अकाउंट्स का, उसका नाम है लाइबिलिटी। पहला सर हमने देखा था एसेट, दूसरा पिलर से हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है, अगर हिंदी में उसको बोले तो उसको यहां पर बोल सकते हैं सर दायित्व। दायित्व का मतलब होता है सिंपल चुकाना। क्या होता है? चुकाना। एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं तो आपको लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा पर्सन सर राम ने सुरेश से, उसका एक फ्रेंड है सुरेश से राम ने 50,000 रुपीज उधार लिए। सर उसको पैसों की जरूरत थी तो वो क्या गया, सुरेश के पास में गया और सुरेश को बोला कि ये 50,000 रुपीज आप मुझे दे दो, मुझे काम है। सुरेश ने बोला ठीक है भाई, कब वापस देगा? उसने बोला सर मैं 1 मंथ के अंदर अंदर मैं आपको ये 50,000 रुपीज वापस लौटा दूंगा। अब सर राम ने रिसीव किए 50,000 रुपीज सुरेश से। ठीक है, राम के पास में आगे से 50,000। अब ये 50,000 का उसने कहीं पे यूज कर दिया। क्या कर दिया सर? कहीं पर उसने यूज कर दिया इस पैसों का। अब से ये पैसे उसके पास में जो आए 50,000, ये उसको क्या वापस देने हैं या नहीं देने? क्योंकि ये उसकी इनकम तो थी नहीं कि जो एक बार आ गई वो वापस फिर कभी दोबारा उसके पास में नहीं जाएगी। ये तो हमने उनसे लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। तो ये जो उधार हमने उससे लिया हुआ है ये हमको वापस पे करना है। हमको क्या करना है? वापस पे करना है। और जब हम किसी भी बात का पेमेंट अगर हमको वापस पे करना होता है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है। तो लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका एक दायित्व बनता है, आपको ये जो पैसे आपने किसी और से ले रखे हैं या फिर उसके अगेंस्ट में आपने कोई गुड्स ले रखा है, उसके अगेंस्ट में आपको फिर से पेमेंट करना है उसको। तो जैसे हमने सुरेश से 50,000 रुपीज लिए थे, अब ये सुरेश को वापस हमको 50,000 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। क्लियर हो गया? लाइबिलिटी का मतलब आपको आई होप कि समझ में आ गया। अब से लाइबिलिटीज के अंदर भी कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है सर लोन्स एंड लाइबिलिटी। ध्यान से समझना, पहला पार्ट आता है सर लोन्स एंड लाइबिलिटी। लोन्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अगर हमने, सर हर कोई बिजनेस करता है। क्या करता है सर? हर कोई बिजनेस करता है और बिजनेस करने के लिए सर पैसों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमको घर परचेज करना है तो घर परचेज करने के लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास में जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? किसी से उधार लेते हैं, यानी कि एज ए लोन लेते हैं। तो यहां पर लोन 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लोन। कौन कौन से? पहला जो लोन होता है उसको हम बोलते हैं सर सिक्योर्ड लोन। पहला जो लोन होता है उसको हम बोलते हैं सर सिक्योर्ड लोन और दूसरा जो लोन होता है वो होता है सर अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर हो गया? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब उसको समझते हैं सर सिक्योर्ड लोन क्या होता है। जब आप कोई किसी लोन के अगेंस्ट में अगर आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होम लोन लेते हो तो सर होम लोन में क्या होता है, आप अपने घर की रजिस्ट्री बैंक में जमा कराते हो और बैंक आपको फिर उसके अगेंस्ट में पैसा देती है। दैट्स कॉल्ड होम लोन। तो वहां पर आपने क्या दिया सर? कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बैंक से आप लोन लेते हो,
किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उसको सिक्योर्ड लोन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि बैंक बिना सिक्योरिटी के सर आपको लोन नहीं देती है। बैंक बिना सिक्योरिटी के आपको लोन नहीं देती है, दैट्स कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। फॉर एग्जाम्पल हमने एचडीएफसी से 10 लाख का लोन लिया। कितने लाख का लोन लिया सर? हमने एचडीएफसी से 10 लाख रुपीस का लोन लिया। अब जब हम लोन लेते हैं तो सर हमारे बैंक अकाउंट्स में 10 लाख रुपीस आते हैं, वो भी कुछ भी उसका जो प्रोसेसिंग फीस है वो डिडक्ट होने के बाद में। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर हमने 10 लाख का लोन हमारा सैंक्शन हुआ था, वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। तो यहां पर सर बैंक जिस बैंक में आया उस बैंक को डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू। अब सर यहां पर टू में क्या आएगा? टू में क्या आएगा? टू में आएगा जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ, तो एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, लोन एक सेपरेट लोन अकाउंट मिलता है सर आपको, क्रेडिट 10,000। अब इसको हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर ये हमारा लोन है और हमको इनको वापस पे करना है। क्या करना है? वापस पे करना है। अब सर इनका जो हेड होगा, क्या होगा? इनका जो हेड होगा वो होगा सर सिक्योर्ड लोन। क्या होगा? सिक्योर्ड लोन। आई होप कि आपको यहां तक इजीली कवर हो रहा है। क्या होगा सर? सिक्योर्ड लोन, यानी कि हमने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, वो बैंक सिक्योर्ड है, हमसे उन्होंने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ले रखी है और वो हमने और उस बैंक ने हमको अमाउंट पे किया हुआ। तो अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसको आपको सिक्योर्ड लोन के अंडर में रखना होगा। किसी भी बैंक से, बीओआई लिए, कोटक लिया, एक्सिस से लिया, कहीं से भी आपने एसबीआई से लिया, कहीं से भी अगर आपने लोन लिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, दैट्स कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। तो किस हेड में जाएगा सर? सिक्योर्ड लोन के हेड में। अब सेकंड हम बात करते हैं यहां पे अनसिक्योर्ड लोन। सर यहां पे आप कुछ न कुछ कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, यानी कुछ भी सिक्योरिटी आप यहां पे प्रोवाइड नहीं कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया सर आपके रिलेटिव से, आपने लोन लिया फॉर एग्जांपल आपके रिलेटिव से, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। किससे लोन लिया सर? आपने लोन लिया आपके रिलेटिव से, आपने लोन लिया सर आपके फ्रेंड से। क्या उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की? आंसर इज नो, दैट्स कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। उसको हम क्या बोलेंगे सर? दैट्स कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। अब सर अनसिक्योर्ड लोन में फॉर एग्जांपल हमने सतीश से लोन लिया, तो लोन लेने पर हमारे अकाउंट में क्या आ गया सर? बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल टू सतीश अकाउंट। अब ये जो सतीश है उसका जो हेड बनेगा वो हेड बनेगा सर अनसिक्योर्ड लोन। अब डिपेंड करता है ना सर पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। तो यहां पर पर्पस क्या था सर? यहां पे पर्पस था कि हमने उनसे उधार में पैसा ले रखा है और हमको उसको वापस पे करना है, तो उसको कौन से हेड में लेंगे? अनसिक्योर्ड के हेड में लेंगे। तो अगर आप किसी भी पर्सन से, किसी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड से अगर आप उधार पैसे लेते हो तो उसको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखना है। और अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, किसी फाइनेंशियल बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उसको आपको लिखना है सर सिक्योर्ड लोन के अंदर। तो पहला हमारा लाइबिलिटीज का पहला जो ग्रुप है उसका नाम है लॉन्स एंड लाइबिलिटीज। लॉन्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है सर सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब तीसरा एक और यहां पर ऐड होता है सर, तीसरा एक और यहां पर ऐड होता है लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर, जिसको आप आराम से समझेंगे। दैट्स कॉल्ड ओडी एंड सीसी अकाउंट। ये क्या है सर? इसको भी हमें समझने की जरूरत है। अब सर ओडीसीसी अकाउंट्स क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं सर बैंक अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। बैंक अकाउंट्स नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सर? 3 टाइप्स से। एक होता है सर हमारा सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है सर आपका करंट अकाउंट, और तीसरा होता है सर आपका ओडी एंड सीसी अकाउंट। एम आई राइट? सेविंग, करंट, ओडी एंड सीसी अकाउंट। अब बात करते हैं सबसे पहले सेविंग अकाउंट्स की। सेविंग अकाउंट्स जो होता है सर वो एक किसी इंडिविजुअल्स का होता है। किसका होता है सर?
किसी इंडिविजुअल्स का होता है, वहां पर आप सिर्फ सेविंग ही कर सकते हो, यानी कि कुछ पैसा जो आपका सेविंग का है वो रख सकते हो आप। अगर आप दिन के हिसाब से अगर इसके ट्रांजेक्शन करें तो 10,000 रुपीज से ज्यादा डेली के आप आईएमपीएस से कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब ऑनलाइन डिजिटल मोड से आप ट्रांजेक्शन 10,000 से ज्यादा के सेविंग अकाउंट्स में आप नहीं कर सकते लेन देन। इन चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका बिजनेस है तो आपको करंट अकाउंट ही ओपन करना है। अब यहां पर सर ट्रांजैक्शन करने की कुछ लिमिट होती है, यानी कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप यहां पे नहीं कर सकते। दैट्स कॉल कि बिजनेस में तो सर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक और अकाउंट्स ओपन करके रखा हुआ जिसका नाम है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स किसी फर्म का होता है, किसी कंपनी का होता है, किसी पार्टनरशिप फर्म का होता है, यानी कि जिसका बिजनेस होता है उसका करंट अकाउंट्स होता है। करंट अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि सर आप जितने मर्जी में आए उतने एक दिन में ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन आपको यहाँ पे नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर इन दोनों बैंक अकाउंट्स में, अगर हम इन दोनों बैंक अकाउंट्स में फॉर एग्जाम्पल हमारे बैंक में अगर 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, अगर हम बैलेंस चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पर 50,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट्स में है, और हमें अगर किसी को 50,000 रुपीज का पेमेंट करना है तो बैंक कर देगी। क्यों? क्योंकि सर हमारे बैंक में 50,000 रुपीज है और हमने किसी को पेमेंट करना, तो बैंक आपका पेमेंट कर देगी। लेकिन आपके बैंक में सर 50,000 रुपीज है और अगर आप बैंक को बोलोगे कि सर मेरा 51,000 रुपीज का पेमेंट कर दो, बैंक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर आपके अकाउंट्स में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा बैलेंस है ही नहीं, आपके 51,000 आपके अंदर बैलेंस ही नहीं है आपके बैंक में, आपका पैसा बैंक में जमा है ही नहीं, तो बैंक 51,000 रुपीज का पेमेंट क्यों करेगी? तो उसके लिए बैंक एक और फैसिलिटी देती है ऐसे पर्संस को जिनके अकाउंट में पैसा नहीं होता है फिर भी वो पेमेंट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ओडी और सीसी अकाउंट्स। अब ये क्या है सर, इसको हमें समझना जरूरी है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक में 50,000 रुपीज पड़ा हुआ है, कितना? 50, और आप ये चाहते हैं कि सर मुझे 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना है और मेरा 1,00,000 रुपए का पेमेंट हो जाए। मुझे कितना पेमेंट करना है? 1,00,000 रुपीज का मुझे पेमेंट करना है और मेरा 1,00,000 रुपीज का ये पेमेंट हो जाए। तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो फैसिलिटी ये है कि चाहे आपके अकाउंट्स में जीरो बैलेंस हो, चाहे आपके अकाउंट्स के अंदर जीरो बैलेंस हो, फिर भी आप एक लिमिट तक जो बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट है सर 20 लाख रुपीस, तो आपके अकाउंट्स में जीरो बैलेंस है फिर भी आप 20 लाख रुपीस तक के ट्रांजैक्शन, 20 लाख रुपीस तक का पेमेंट आप अपने ओडी अकाउंट से आप कर सकते हो, जिसका क्या नाम रखा उन्होंने? ओडी। ओडी का मतलब होता है सर ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपके अकाउंट्स में जीरो है, उससे ज्यादा आप पैसे निकाल रही हो, दैट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर बैंक ने आपको एक लिमिट दे रखी है कि आप 20 लाख रुपीस तक, 20 लाख रुपीस तक आप पैसे किसी को पेमेंट करना हो आप कर सकते हो। अब सर ये जो ओडी अकाउंट है उसमें भी आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपको बैंक एक लिमिट देती है। फॉर एग्जाम्पल इनकी लिमिट है सर 20 लाख रुपीस। अब ये इसका कैसे यूज करेंगे? जैसे जैसे उनको पैसों की नीड होगी, जैसे जैसे उनको पैसों की नीड होगी वैसे वैसे ये जम निकालते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी उनका अकाउंट्स में बैलेंस है फॉर एग्जांपल जीरो, 1 तारीख को उनको जरूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल 2024 को जरूरत पड़ी, 1,00,000 रुपए का पेमेंट उन्होंने अपने एक फ्रेंड को कर दिया। तो अब उनका जो बैलेंस है वो माइनस में 1,00,000 रुपए आ गया। माइनस में 1,00,000 रुपए का मतलब हो गया एक क्रेडिट बैलेंस हो गया, जिसमें अब आपको बैंक को 1,00,000 रुपए पे करना है। क्यों? क्योंकि आपने 1,00,000 रुपए बैंक के यूज किए। क्लियर हो रहा है? फिर सर आपने फॉर एग्जाम्पल 5/4/2024 को आपने 5,00,000 रुपए का पेमेंट आपने अपने क्लाइंट को किया। किसको किया? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्लाइंट को किया। तो आपका बैलेंस हो गया सर माइनस में 6 लाख रुपीस। क्लियर? अब सर आपके पास में 7/4/2024 को आपके बैंक अकाउंट्स में 1,00,000 रुपए सर किसी से आया, गेस्ट कस्टमर से आया फॉर एग्जांपल, जिसको आपने सेल्स किया था वहां से। अब आपका बैलेंस हो गया सर 5 लाख रुपीस माइनस में। दैट्स कॉल्ड ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट्स आपके
सेविंग बैंक अकाउंट्स और करंट बैंक अकाउंट जैसे ही ऑपरेट होता है, लेकिन करंट और सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा हो तो ही आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ओडी अकाउंट्स के अंदर या सीसी अकाउंट्स के अंदर पेमेंट नहीं हो फिर भी आप एक लिमिट तक किसी भी पार्टी को पेमेंट कर सकते हो, उनसे रिसीव भी कर सकते हो। तो ये इसी तरह से काम करता है जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट काम करता है, जैसे आपका करंट अकाउंट्स काम करता है। लेकिन यहां पर सर आपको क्या होता है, जितना पैसा आप विड्रॉल करते हो उस मंथ में उतना इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, उतना इंटरेस्ट। यहां पर सर लोन और ओडी में क्या फर्क है, लोन में क्या होता है सर एक साथ पैसा आपके पास में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 लाख रुपीज का लोन लिया, आपने 20 लाख रुपीज का लोन लिया तो 20 लाख रुपीज आपके अकाउंट में एक साथ में आ गए, लेकिन ओडी अकाउंट्स में जैसे जैसे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप विड्रॉल करोगे, दैट्स कॉल्ड ओडी अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट सर हर महीने की लास्ट डेट को आता है। जितना पैसा आपने विड्रॉल किया हुआ, जितना क्रेडिट है उसके हिसाब से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। तो इंटरेस्ट के अकाउंट्स की एंट्री नॉर्मली क्या होती है सर, इंटरेस्ट ऑन ओडी अकाउंट टू ओडी अकाउंट्स, जो भी आपका अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट आया, ये 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो ये हमने समझा सर ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। आपके पास में अकाउंट्स में पैसे नहीं है फिर भी एक लिमिट तक विड्रॉल कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पास में पैसे आते जाते हैं वैसे वैसे आप वापस जमा कराते जाओ, निकालते जाओ, जमा कराते जाओ, निकालते जाओ। तो एक लिमिट तक आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा आता है सर सीसी। सीसी का नाम होता है सर कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज ऑलवेज एज ओडी ओवरड्राफ्ट, दोनों सेम है, लेकिन सीसी के अंदर क्या होता है सर, आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी होती। आपको यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट देनी होती है, जो भी आपके फॉर्म है उसकी आपको बैलेंस शीट देनी है। और बैलेंस शीट्स में यहाँ पर एक रेशो देखा जाता है सर, करंट रेशो। कौन सा रेशो देखा जाता है, करंट रेशो। करंट रेशो बराबर करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसको समझेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आपका ये 2:1 का रेशो नॉर्मली होना चाहिए। एक जितनी आपकी लाइबिलिटीज है उससे डबल आपके पास में एसेट होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि सबसे पहला जो हमारा है वो होता है सर लोन से लाइबिलिटी। लोन से लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला आता है सिक्योर्ड लोन, इसके बाद आता है सर आपका अनसिक्योर्ड लोन, और तीसरा आता है सर आपका ओडी या फिर सीसी अकाउंट। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1। नंबर 2 अब आता है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि सर जिस पार्टी से आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पे, जिस पार्टी से आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हो उस पार्टी को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने राम से गुड्स परचेज किया तो राम का लेजर्स बनाएंगे, उसको रखेंगे से सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जो क्रेडिटर्स है वो हमारी सर लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि सर हमने उनसे अभी गुड्स तो परचेज कर लिया लेकिन पेमेंट हम उनको बाद में देंगे, पेमेंट हम उनको बाद में देंगे। दैट्स कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। आई होप कि यहां तक आपको इजीली कवर हो रहा है। अब बात करते हैं हम यहां पे थर्ड नंबर्स में ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक ग्रुप्स होता है जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे जीएसटी व टीडीएस की। ये हम एडवांस जब अकाउंट्स कवर करेंगे जिसमें हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करेंगे उस समय हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक और सर आपका होता है यहाँ पे प्रोविजंस। क्या होता है सर? प्रोविजंस। हमें जब बैलेंस शीट्स फाइनल करनी होती है, जब हमें बैलेंस शीट फाइनल करनी होती है एंड ऑफ द ईयर,
उस समय कुछ प्रोविजंस भी बनाने पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, वो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के समय एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है, उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड समझा। सेकंड में आपके सिर्फ दो ही यहाँ पर ऐसे नॉर्मली ग्रुप्स आते हैं। एक आता है सर आपका लोन्स एंड लाइबिलिटी। लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आपका सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ओडी एंड सीसी अकाउंट, और यहाँ पे आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब जिसको आप, जिनसे आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, जिनको आपको पेमेंट वापस करना है। ओके, तो दो ग्रुप्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। कौन कौन से कवर कर लिए सर? एक हमने कवर कर लिया था एसेट्स, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था, और आज हमने कवर किया सर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है सर यहाँ पे दायित्व। क्लियर हो गया यहाँ तक? दोनों ग्रुप इजिली क्लियर है, इजिली समझ में आ रहे हैं आपको? जैसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वहां पर भी आपको समझ में आएगा कि सर कौन सा ग्रुप कौन से जगह पे काम आ रहा है। ओके, चलिए तीसरा हम बात करते हैं। यहाँ पे तीसरे ग्रुप्स की बात करते हैं, वो है सर आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब हम यहां पर समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है राम। सर राम उस बिजनेस जो है उसका ओनर है। राम है जो उस बिजनेस का ओनर है। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ न कुछ पैसा लगाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमको ऑफिस रेंट पे लेनी होती है, हमको एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, हमको गुड्स परचेज करने पड़ते हैं, हमको फर्नीचर, ऑफिस में कुछ इक्विपमेंट लाने होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इनिशियली लेवल पे आपको कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट आपको आपके बिजनेस में करना होता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस में करते हो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अगर जिसका जितना ज्यादा कैपिटल्स होता है, इसका मतलब वो बिजनेस ज्यादा सेटल होता है। आगे देखेंगे कैपिटल और बैलेंस शीट किस तरह से काम करती है। ओके, तो कैपिटल में जैसे फॉर एग्जांपल राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने 10 लाख रुपए लगाए। तो एंट्री हम आगे करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो राम का जो लेजर्स बनेगा वो कैपिटल के अकाउंट्स के हेड में जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने 3 पिलर्स को हमने कवर कर लिया। अब हम चौथे पिलर्स की बात कर रहे हैं, उसका नाम है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है सर खर्चा। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। अब ये कौन कौन से खर्चे की हम यहां पे बात करते हैं? सर खर्चा का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट किया, आपने किसी को पेमेंट किया, और वो पैसा वापस आपके पास में फिर लौट के नहीं आएगा। वो पैसा वापस आपके पास में कभी लौट के नहीं आएगा। वो का क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं सर अलग अलग तरीके से, तब जाके हमें एक एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो खर्चा होता है नॉर्मल ये होता है सर सैलरी। क्या होता है? सैलरी। सर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को करने के लिए वर्कर की जरूरत तो पड़ती है। एक अकेला इंसान तो कोई काम कर नहीं सकता। जैसे अगर उसने मोबाइल शॉप ओपन की है तो मोबाइल शॉप के लिए उसको सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी, एक क्लीनर की जरूरत पड़ेगी, एक इनवॉइस बनाने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। ये सब एम्प्लॉय की उनको जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए उनको क्या पे करना पड़ेगा सर? उनको सैलरी पे करना पड़ेगा। तो सैलरी जो होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमारा खर्चा होता है। उसको खर्चे को निकालने के बाद हमारे पास में जो बच जाता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। तो यहां पर एक्सपेंसेस नॉर्मली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सपेंसेस आपके नॉर्मली सर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सपेंसेस आपका होता है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरा होता है सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है सर? वो एक्सपेंसेस जो सीधे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? सीधे बिजनेस से। और ये जो होते हैं सर ये मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं सर, समझना ध्यान से। हमने देखा था 3 बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उस बिजनेस में क्या होता है सर कि अगर हम कोई गुड्स लाते हैं सर, अगर हम कोई गुड्स लाते हैं, उस गुड्स को हमारे गोडाउन तक लाने के लिए, गोडाउन तक लाने के लिए सर हमको फ्रेट चार्जेस पे करना होता है। समझ रहे आप बात को? फ्रेट चार्जेस पे करना होता है। अगर हम ये फ्रेट चार्जेस पे नहीं करें,
अगर हम ये फ्रेट चार्जेस पे नहीं करें तो क्या ये बिजनेस आगे ऑपरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि सर फ्रेट चार्जेस पे नहीं करेंगे तो गुड्स आपके गोडाउन तक नहीं आएगा, गुड्स गोडाउन तक नहीं आएगा तो आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया आपको यहां तक? सर लेबर, आपके फैक्ट्री के अंदर जो लेबर लोग काम करते हैं जिनको आप वेजेस देते हो, अनस्किल्ड पर्संस को जो हम पेमेंट करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। तो ये जो फैक्ट्री के अंदर जो लेबर लोग काम करते हैं उसको भी हम जो पेमेंट करते हैं वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि सर अगर लेबर काम नहीं करेंगे तो सर आपका गुड्स नहीं बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो गुड्स सेल्स नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे सर हम मशीनरी बना देंगे लेबर नहीं होंगे, लेकिन लेबर चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत तो पड़ेगी मशीन को। समझ रहे हो बात को? तो जो लेबर्स है, लेबर्स को आप जो पे करते हो उसको बोलते हैं वेजेस। फैक्ट्री रेंट, सर अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, सर अगर आपकी फैक्ट्री है उसका इलेक्ट्रिसिटी इनवॉइस आता है, ये सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लेजर्स ग्रुप में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस की, जहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, एज इट इज गुड्स आया, एज इट इज हमने किसी को सेल्स कर दिया, तो वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता। वहां पर सभी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। समझ में आपको इजीली तरीके से आ रहा है सर? कोई इश्यू नहीं है? बिल्कुल सर। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी। सर आपका जो सेल्समैन है उसको हम सैलरी पे करेंगे, सेल्समैन है उसको सैलरी पे करेंगे, दैट्स कॉल्ड सैलरी। अकाउंटेंट को सैलरी पे करेंगे, दैट्स कॉल्ड सैलरी। और भी सेल्स मैनेजर या फिर ऐसे मैनेजर जिनको हम करेंगे सैलरी, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बहुत सारे टाइप है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर ऑफिस का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर। इसके बाद हम बात कर सकते हैं सर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हो गए, सर एनी लीगल एक्सपेंसेस, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो गए, एनी अदर एक्सपेंसेस, कोई भी और एक्सपेंसेस भी बिजनेस में हो सकते हैं सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। तो ये सभी जो एक्सपेंसेस हैं, ये सभी एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में जाएंगे। किसके हेड में जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में जाएंगे। अब यहां पर सर आपके पास में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट पेड। क्या आता है? डिस्काउंट पेड। अब सर ये जो डिस्काउंट पेड है ये भी आपका एक एक्सपेंस है। अब ये डिस्काउंट पेड क्या होता है इसको हम समझते हैं। यहां पे डिस्काउंट दो तरीके से होते हैं। एक होता है सर आपका ट्रेड डिस्काउंट, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है सर कैश डिस्काउंट। सबसे पहले बात करते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट्स के। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉप पर गए, हमने बोला कि सर हमको ये लैपटॉप परचेज करना। लैपटॉप सर उन्होंने बता दिया फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपीज का लैपटॉप है। अब हमने बार्गेनिंग की उनसे, बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये लैपटॉप हम आपको 77,000 रुपीज में पे करेंगे, 77,000 रुपीज में हम आपको देंगे। तो आपको यहां पर 3,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला। क्या रेट बताई थी उन्होंने? 80,000, लेकिन दे कितने में रहे आपको? 70। तो 3,000 का डिस्काउंट है, तो बिल कितने का बनेगा? बिल बनेगा सर 77,000 का। इनवॉइस कितना का बनेगा? 77। दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि बिल बनने से पहले का डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है और उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्लियर हो रहा है? क्योंकि सर इनवॉइस ही 77,000 का बन रहा है, तो 3,000 का अमाउंट कहां पे आप इंटर करोगे? तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है यानी इनवॉइस बनने से पहले का जो डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री नहीं होती है। अब बात करते हैं सर हम आगे कैश डिस्काउंट की। सर 77,000 रुपीज का इनवॉइस था, उसको हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया।
आपको हमको उससे 77,000 रुपीज लेने। फिर सर ये उन्होंने दोस्त था तो उसने सर ईएमआई के थ्रू मतलब उसने बोला अभी मैं सर आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ, 57,000 रुपीज बाद में दे दूंगा, XYZ। फिर बाद में सर वो पेमेंट फॉर एग्जाम्पल नहीं दे रहा, कुछ भी इश्यूज हो सकते नहीं दे रहा, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करता हूँ सर आप मुझे पेमेंट करो, मैं आपको और 2,000 रुपये आपके कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आपके और 2,000 रुपये कम कर दूंगा, यानी कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपीज का टोटल पेमेंट कर दो। अब ये जो 2,000 रुपये उसने छोड़ दिए उससे, दैट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और उससे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या एंट्री होती है, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, सॉरी या फिर डिस्काउंट ही बोल सकते हैं, बैड डेट्स बाद में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स का मतलब जिस पार्टीज को से पैसे लेने उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसके अकाउंट्स में हम 2,000 रुपये कम कर देंगे। आई होप कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ रहा है। डिस्काउंट फैक्टर में क्या है सर, आपका ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट्स की एंट्री नहीं होती है, केस डिस्काउंट की एंट्री आपकी होती है। अब हम आगे मूव करते हैं और पांचवा हेड्स है हमारा सर इनकम। पांचवा हेड्स क्या है सर आपका, इनकम। इनकम का मतलब तो आप इजीली समझ सकते हो कि सर एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास में आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा का मतलब कि आपने 1,000 रुपीज में कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, अब उसको सर आपने 1,200 रुपए में बेच दिया। अब ये जो 1,200 रुपये आपके पास में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड इनकम। प्रॉफिट नहीं है, इनकम है। इनकम और प्रॉफिट में फर्क होता है। ये आपकी क्या है सर, इनकम। इनकम के दो पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है सर सेल्स, और सेल्स हमने समझा था, सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है कि जब आप कोई गुड सेल्स करते हो, जब आप कोई गुड सेल्स करते हो तो उसको कहां ले जाओगे, आप सेल्स के अकाउंट्स में ले जाओगे। तो जो सेल्स आप करते हो वहां से आपको क्या होता है सर, आपको इनकम होती है। तो जो सेल्स है वो आपकी इनकम है। सेल्स के ग्रुप में ही रहता है, वो हम आगे और भी देखेंगे। क्लियर हो रहा है। दूसरा इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल राम है, राम का एक सेविंग बैंक अकाउंट भी है जहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि ये उसके बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे सर, अदर इनकम में। सर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है जहां से उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड रिसीव, दैट्स कॉल्ड इनकम। तो ये क्या होता है सर, ये सब इनकम है। कमीशन अगर आपको किसी चीज से मिलता है तो ये तो क्या होता है सर, आपका इनकम होता है। तो ये थे सर हमारे 5 हेड्स। 5 हेड्स, क्या 5 हेड्स है सर, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम। ये जो पार्ट्स हैं सर, ये तीनों ये होते हैं सर आपके बैलेंस शीट के, देखेंगे आगे बैलेंस शीट। और ये है सर आपके ट्रेडिंग P&L। अब सर ये क्या होता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कोई इश्यू नहीं है सर, हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक आई होप्स कि आपको इजीली क्लियर हो रहा है। और ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स आपके इजीली क्लियर हो गए। अगर ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है तो आने वाले लेक्चर्स आपके बहुत इजी हो जाएंगे। यानी कि आने वाले लेक्चर्स में हम जब लेजर्स बनाएंगे, लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा और फिर उनकी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये सब कुछ आपके लिए क्लियर हो और आसान हो जाएगा। क्लियर है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करके आप देख लीजिएगा, अनलिमिटेड व्यू है, कोई टेंशन नहीं है सर उसमें। इसको आप डाउनलोड करके देख लीजिए, एक बार डाउनलोड कर लीजिए बिना नेट के, आप बार बार उसको देखते रहिए, कोई इश्यू, वो भी फैसिलिटी सर हम आपको प्रोवाइड करते हैं डाउनलोड की, तो आराम से कवर कीजिए। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपका जो अकाउंटिंग का जो बेस है इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कहीं से भी किसी भी फील्ड में आप काम करने के लिए जाओगे तो आप इजी तरीके से प्रोफेशनल अकाउंटेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।